हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, हम केवीएस पीआरटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें आपको 20 टेस्ट हम डिस्कस करते हैं एवरी सब्जेक्ट के, और अभी सब्जेक्ट हमारा रनिंग में है जो वो है ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसका आज आप सेट डी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। काफ़ी अच्छी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलती है। 20 क्वेश्चन में लगभग हम जो है 80 से लेकर 100 तक क्वेश्चन डिस्कस कर जाते हैं, ठीक है। और ये आप पीडीएफ चाहते हैं अगर इन टेस्ट का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करें। और अगर ये बुक परचेज करना चाहते हैं टेस्ट में बेसिकली इसमें, तो आप अमेजोन का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर कर सकते हैं। और काफ़ी वीडियोज हमने प्रीवियस में डाल दिए हैं, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न 131वां जो हमारी सीरीज का प्रश्न होता है, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा गया है कि लुप्त जो प्रजातियां के बारे में कौन सा कथन गलत है। याद रखिएगा, गलत पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है। उनकी संख्या में काफी कमी आई है, वे निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, तीसरा है वे अन्य जानवरों के लिए खतरा पैदा करते हैं, और चौथा दिया है उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने की जरूरत है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनके बारे में क्या गलत कथन है, बताइए। तो उनकी संख्या में काफी कमी आई है, बिल्कुल कमी आई है, तभी तो वो लुप्तप्राय घोषित होती हैं। दूसरा दिया है वे निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तभी तो उन्हें रेड डाटा बुक में डाला जाता है। चौथा दिया है उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने की आवश्यकता है, ये भी ठीक बात है। तो गलत क्या है कि वे अन्य जानवरों के लिए खतरा पैदा करती है। भाई लुप्तप्राय है तो वो उनके लिए तो स्वयं को खतरा है, तो वो दूसरों को क्या खतरा पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो उत्तर आपका यही हो जाएगा। बात आ जाती है लुप्तप्राय, तो इसके लिए एक संस्था है जो है IUCN, ठीक है ना। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ये कब बनी थी आपकी 1948 में बनी थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ये पड़ता है, ठीक है ना। इतनी जानकारी याद करते हो। IUCN द्वारा ही रेड डाटा बुक जारी की जाती है, जिसमें जो लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में उनके नाम रखे जाते हैं। चलिए वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। चलिए, ओजोन छिद्र का अर्थ है क्या है। ओजोन परत में एक बड़े आकार का छिद्र, ओजोन परत का पतला होना, या ओजोन परत में छितरे हुए छोटे छिद्र, और चौथा दिया है ओजोन परत में ओजोन का मोटा होना। तो ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन होल क्या कहलाता है बेसिकली, यानी कि जो ओजोन परत है उसका पतला होना, ठीक है ना। थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है ना। बात करें हम ओजोन के बारे में, तो ओजोन आपका डे यानी कि ओजोन दिवस कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी क्या हर बार पूछा जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया था, 1995 में जो है पहला मनाया गया था, 1995 में, ठीक है ना। इसकी आपको विषय भी आप याद रखिएगा, इसकी जो 2020 की थीम रही थी वो क्या रही थी आपका 20 इयर्स एंड हीलिंग, ठीक है ना। हीलिंग का बेसिकली यह मतलब क्या रखा गया था, रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि जो ओजोन का क्षरण हुआ है हमें उसे रिकवर करना है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में ये पाई जाती है। ये क्या करती है, हमारी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे रक्षा करती है, जिससे हमें स्किन कैंसर होने का खतरा कम रहता है, ठीक है ना। विशेष रूप से इसको इफेक्ट क्या करते हैं, आपकी कई गैसें होती हैं जैसे फ्रेओन हो गई, ठीक है ना, और हेलोन। ये दो गैसें जो है काफी इफेक्ट करती हैं आपकी ओजोन लेयर को। इसके साथ ही आपकी क्लोरीन हो गई, ठीक है ना, कार्बन हो गया, और आपका फ्लोरीन हो गया। ये सारी जो है गैसें हमारी ओजोन लेयर को खराब करती हैं। ओजोन की हम जो मोटाई है वो किस में नापते हैं, तो वो आपकी नापते हैं हम डॉप्सन इसकी क्या है, यूनिट है। इसी के लिए ओजोन के लिए क्या हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका 1987 में हुआ था वो ओजोन से संबंधित है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसमें दी गई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 133 की निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सुधार करके मैं बोलता हूँ, यहाँ पर नहीं जोड़ लीजिएगा, जीवाणु द्वारा नहीं होता है। बताइए, टाइफाइड नहीं होता है, एंथ्रेक्स नहीं होता है, क्षय रोग या मलेरिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर है आपका मलेरिया, क्योंकि मलेरिया किससे होता है, आपका एक प्रोटोजोआ डिसीज है, प्रोटोजोआ डिसीज है, जो आपकी किससे होती है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, जिसे मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। तपेदिक क्या है आपका, बेसिकली टीबी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। ये क्षय रोग आपका कहलाता है, ट्यूबरकुलोसिस जो आपका इसका एक वो होता है, ठीक है ना।
चलिए, बैक्टीरिया होता है। एंथ्रेक्स आपका बैक्टीरियल डिसीज कह सकते हैं और ये आपका बेसिकली जानवरों और मानव में फैलता है, ठीक है ना। टाइफाइड, अगर की टाइफाइड की बात करें तो इसमें आपका सैल्मोनेला टाइफाइड एक होता है जो है बैक्टीरिया, उसमें विडाल टेस्ट हम कराते हैं और ये दूषित जल और दूषित हवा से फैलता है। तो इसका उत्तर है आपका मलेरिया। चलिए, 134वां प्रश्न है कि ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? किसमें नाभिकीय ऊर्जा, तापकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा? यानी कि आपको बताना है सबसे कम जो है पर्यावरण प्रदूषण किस में होगा, तो वो आपका उत्तर है सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी में जो है वो सबसे कम प्रदूषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कुछ होना ही नहीं है और इसके लिए आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक ना, जिसका एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका गुरुग्राम, ठीक ना, इंडिया में ये है। ये भी चीज आप याद रखेंगे। चलिए, ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, आपको बता देते हैं। मानव में यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या होता है? परितंत्र तंत्र की क्षति होती है, परिरक्षा तंत्र यानी कि जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी क्षति होती है, फेफड़ों की क्षति होती है, त्वचा का कैंसर होता है, या आमाशय में अल्सर, ठीक है ना, पेप्टिक अल्सर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चलिए बताइए इसका उत्तर आपका क्या होने वाला है? तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर जो आपको दिया है। देखिए जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी आपका डैमेज होता है और साथ ही आपको स्किन कैंसर होने का खतरा बना रहता है। तो 135 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें पहला और तीसरा दिए गए हैं। चलिए आगे 136वां प्रश्न है कि एक सफल वन संरक्षण क्रिया नीति में क्या शामिल होना चाहिए? उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं का संरक्षण, केवल उपभोक्ताओं का संरक्षण, केवल सहकारियों का संरक्षण, और चौथा दिया है सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 की जो सभी भौतिक और जैविक संगठक हैं उनके संरक्षण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हमें रखना है। ये आपका एक सफल वन संरक्षण नीति का उदाहरण हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, 137वां प्रश्न है कि नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? बताइए नौकरेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, तमिलनाडु में है, मेघालय में है, या पश्चिम बंगाल, कहाँ पर है? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका 137 का मेघालय, क्योंकि जो नौकरेक है वो आपका मेघालय में पड़ता है। बात करें हम उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में आपका एक पड़ता है नंदा देवी, तमिलनाडु में पड़ता है आपका अगस्ता मलाई, ठीक है ना, इसका कुछ भाग केरला में आता है, और पश्चिम बंगाल में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सुंदरवन पड़ता है, जैसे, ठीक है ना, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। चलिए 138वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो 138वां आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम जनसंख्या केंद्र क्षेत्र है क्या है? मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, या अंडमान निकोबार? यानी कि सबसे ज्यादा जनगणना कहाँ पर थी, कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। बताइए घनत्व की बात करें तो क्या जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? प्रति 1 किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर है वो आपका दिल्ली है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में बात करें तो सबसे ज्यादा जो था वो था दिल्ली में आपका, ठीक है ना। और कम पूछा जाए आपका कि कम कहाँ पर था, तो वो था आपका आपका अंडमान निकोबार, ठीक है ना, अंडमान निकोबार में कम था और दिल्ली में ज्यादा था। अगर स्टेट की हम बात करें कि किस राज्य में कम था, ज्यादा था, और किस में कम था, तो सबसे ज्यादा जो है लोग रहते थे, जनसंख्या घनत्व था वो था आपका बिहार। बिहार में लगभग 1106 था, और सबसे कम राज्य जो था वो था आपका अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, जिसमें लगभग 17 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, ठीक है ना। और एवरेज अगर जो पूछा जाए कि औसत जो है घनत्व कितना रहा था, वो 382, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 139वां प्रश्न है विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई, 11 जुलाई, 3 अक्टूबर, या 8 अक्टूबर अक्टूबर सॉरी। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि वर्ल्ड नेचर डे कब मनाते हैं? तो आपको पता होगा ये हम 3 अक्टूबर को जो है मनाते हैं। चलिए 140वां प्रश्न है कि WSSD इज आल्सो नॉन एज द, यानी कि इसको किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002, दोनों पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 और रियो +10 या रियो 10? बताइए, ना तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 और ना ही रियो 10, बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो आपका क्या दिया है WSSD, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका संबंध आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 और रियो 10 से भी है। चलिए 141वां प्रश्न है कि मगरमच्छ परियोजना क्रोकोडाइल
ठीक है ना। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज लॉन्च कब किया गया था? ये 1972, 1983, 1975 या 1992। तो जो आपकी मगरमच्छ परियोजना है वो कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1975 अकॉर्डिंग टू आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, 16 जो है मगरमच्छों का क्या हो रहा था, इनकी संख्या कम हो रही थी, तो इनके लिए 16 जो है मगरमच्छ जो है प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। और सर्वाधिक जो है मगरमच्छ आपको अभी कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, ये चीज भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ 142वां प्रश्न है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र क्या था? कृषि, उद्योग और खानों, मानव संसाधनों का विकास, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, या आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था की स्थापना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर बताइए क्या है आपका 142वें का तो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 की जो है मानव संसाधनों का विकास। ठीक है ना, 142। चलिए इसमें क्या था, बेसिकली जो 8वीं थी आपकी 1992 से लेके 1997 तक ये चली थी। ठीक है ना। इसी बीच में क्या हुआ था, आपकी जो एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, जिसमें ये कहा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि यूएनसीईडी का पूरा नाम क्या है? तो इसमें वीडियो लंबा न हो इसके लिए आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा, हम आपको बताते हैं। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका जो उत्तर है 100 आपका 43वां जो प्रश्न है इसका है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है ये आपका फुल फॉर्म है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका ये 1992 जो है पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट जो हुई थी, इसका संबंध जो है इसी से है, जिसे आप कह सकते हैं रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील है वहां पर ये समिट हुई थी। चलिए 144 इंपोर्टेंट है। तडोबा आधारित टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरल में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या एमपी? तो बात आती है आपकी तडोबा की, तो तडोबा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र में आपका ये तडोबा पड़ता है। क्या और कोई भी महाराष्ट्र में पड़ते हैं? बिल्कुल पड़ते हैं। आपका हो गया मेलघाट, नबागावा नागजीरा, बोर टाइगर रिजर्व और साथ ही सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये पड़ते हैं आपके महाराष्ट्र में। केरल की बात करें हम तो केरल में पड़ता है आपका परम्बिकुलम और पेरियार। पेरियार जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी में 3 पड़ते हैं आपके, अमानगढ़ और आपका दुधवा हो गया और साथ ही पीलीभीत। ठीक है ना, ये पड़ते हैं आपके यूपी में। बात करें एमपी की तो एमपी में काफ़ी हैं। एमपी में अगर याद रख सकते हैं आप तो पन्ना को याद रखें, संजय दुबरी को याद रख सकते हैं। ठीक ना, इसके बाद कान्हा इम्पोर्टेंट है, पेंच भी याद रख सकते हैं, सतपुड़ा को याद रखिएगा और साथ ही बांधवगढ़। ठीक है ना, ये सारे जो टाइगर रिजर्व हैं वो आपके एमपी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 145वां प्रश्न है, और अभी तक भी आप लाइक शेयर नहीं करे हैं वीडियो को तो कर दीजिएगा। किस सामाजिक सुधारक ने एक सुधार संघ की स्थापना की जिसे ब्रह्मो समाज कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वीर सेलिंगम पंतलू या स्वामी विवेकानंद? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इनके साथ थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और 1828 में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक ना, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक रहे थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर? आपके मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 146वां प्रश्न है, जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तब लंदन से 15 डिग्री पूर्व में स्थानीय समय क्या होगा? प्रातः 10 बजे, 11 बजे प्रातः, 1 बजे दोपहर या 9 बजे प्रातः? देखिए 1 डिग्री जो आप चलते हैं, एक सेकंड यहाँ रुकिएगा। चलिए मान लीजिए आप 1 डिग्री पूरब की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, 4 मिनट प्लस किया जाएगा। ठीक है ना, और 1 डिग्री अगर आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो जो है 4 मिनट आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब बात आ रही है, ये मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है और ये यहाँ पर लंदन है। हम जा रहे हैं कहाँ पर? पूर्व की तरफ, तो हमें प्लस करना है, लेकिन कितना जा रहे हैं? 12 बजे हम यहाँ से निकले हैं और कहाँ 15 डिग्री हम चलेंगे पूर्व की ओर। ठीक है ना, और तो कितना होगा टाइम? यहाँ पर हम 4 का गुणा करेंगे क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट जाते हैं, तो 15 डिग्री में 4। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? 60 मिनट हम जो है दूरी तय कर लेंगे। तो 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो यहाँ पर 12 बजाता है, यहाँ पर बजने पर क्या बज जाएगा? 1 बज जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे 144वां प्रश्न है कि निम्नलिखित महासागरों में
से किस में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर? तो आपको बताना है कि सबसे गहरा भाग क्या है। बात करें सबसे गहरे भाग की तो ये आपका पड़ता है मैरियाना गर्त जो है वर्ल्ड का सबसे गहरा भाग है, ठीक है ना। इसकी आपको गहराई याद नहीं रखनी है बेसिकली आप, लेकिन याद रखिएगा ये पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 148वां प्रश्न है कि सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली या हिमालय? बताइए। तो देखिए अगर हम बात करें तो अपने प्यारे भारत की, तो ये देखिए अगर हम, ठीक है ना, थोड़ा मैप तो कैसा भी बन जाए लेकिन समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। ये आपका प्यारा भारत है, ठीक है ना। तो ये जो आपका एरिया देख रहे हैं ये आपका पड़ता है, जो इसे कहते हैं हम पश्चिमी घाट, ठीक है ना। पश्चिमी घाट हम इसे कहते हैं और यही आपका जाना जाता है किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से, जिसकी लंबाई अगर आप याद रखेंगे तो 1600 किलोमीटर लंबाई ये क्षेत्र है, जिसमें आपके कितने मुख्य रूप से जो है ये आपके 6 राज्य जो है इसमें पड़ते हैं। 6 राज्य कौन कौन से पड़ते हैं? बात करें तो ये गुजरात से शुरू होता है और गुजरात के बाद आप आ जाते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद आएंगे आप गोवा में, गोवा के बाद आ जाएंगे आप केरल की तरफ और केरल से कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु के ये आपका कन्याकुमारी तक जो है वो फैला हुआ है, ठीक है ना। और कभी कभी पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी बताना पड़ता है, तो आपको ये पड़ती है आपकी अनाईमुड़ी, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ठीक है ना, जो आपकी कहाँ पर है? केरल में है। ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 100 जो आपका 49वां प्रश्न है कि सूर्य तथा चंद्रमा के पृथ्वी की सतह पर शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, यहाँ लिखा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निम्नलिखित में से किस महासागरीय परिसंचरण की उत्पत्ति होती है? महासागरीय धाराएं बनती हैं, ज्वार भाटे आते हैं, सुनामी आती है या तरंगे उठती हैं? बताइए क्या इसका उत्तर? तो देखिए जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, ठीक ना, या कम होता है, तो इसमें आपके ज्वार भाटे जो है वो आते हैं, जिन्हें हम टाइड्स कहते हैं, ठीक ना। ज्वार भाटे की क्रिया तभी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके, बढ़ेंगे हम। तो निम्नलिखित में से पछुआ पवनें किन्हें कहते हैं? ये बताएंगे आप, और इसकी विशेषता क्या होती है? तो ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। कैसा होता है? ये स्थायी रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तीसरा है ये समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, या ये स्थायी पवनें हैं, यानी कि परमानेंट विंड्स हैं। देखिए तो बात करें हम किसकी? आपकी हवाओं की। तो हवाएं मोस्टली हम स्थायी पवनों में देखेंगे, तो ये स्थायी पवन है आपका। इसका उत्तर तो जो है ऑप्शन नंबर 4 है। तो जिसमें आपकी एक आती है ट्रेड विंड यानी कि जो है व्यापारिक पवनें, और दूसरे नंबर पर आपकी आती है वेस्टर्न, ठीक है ना, वेस्टर्न विंड यानी कि पछुआ पवनें, ठीक है ना, पछुआ पवनें जिन्हें हम कहते हैं। तो ये पश्चिमी दिशा में मोस्टली प्रभावी होती हैं, ठीक है ना, जो उत्तरी गोलार्ध के केवल पश्चिमी भाग में वर्षा कराती हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और महासागरों से गुजरने वाली जो इनकी गति होती, महासागरों से जब ये गुजरती हैं हवाएं, तो इनकी गति बढ़ जाती है और जिसके कारण कई आवाजें उत्पन्न होती हैं। तो 3 याद रखना है आपको, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। 3 जो है अच्छा सा आप याद रखेंगे। जब ये 40 डिग्री से गुजरेंगी तो इन्हें कहा जाता है दहाड़ता चालीसा, दहाड़ता चालीसा। और जब ये 50 डिग्री से गुजरती हैं तो इन्हें कहा जाता है प्रचंड पचासा, ठीक है ना। और जब ये 60 डिग्री से गुजरती हैं तो इन्हें चीखते साठा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद, जय भारत।